हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 13। चैप्टर है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और आज हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में 12th में ये पढ़ चुके थे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आप वस्तु को कितना जगह रखते हैं। तो वहाँ पे था कि उत्तल लेंस में 6 जगह और अवतल लेंस में 2 जगह। और उस 8 में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा इस बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद लेंस का सूत्र, लेंस में आवर्धन, इन सभी को फिनिश करेंगे, लेंस की क्षमता फिनिश करेंगे और इस चैप्टर को लॉक करेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो आज देखते हैं हम लोग कितना दूर तक जा पाते हैं। तो शायद कोशिश रहेगी कि आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करें। तो सबसे पहला है आज है कि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं। तो सबसे पहला फिगर था कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। देखते चलेंगे लेंस कैसा है, उत्तल, और वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर। चलिए, ये आपका ये प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे मान लो F1, यहाँ पे मान लो C1 और ये है अनंत। आज वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। आपको बताए थे कि अनंत पर से कोई भी प्रकाश किस प्रकार से आती है, समांतर। समांतर आने के बाद ये क्या होगा, मुड़ करके एक बिंदु पर मिलेगा और इस बिंदु का नाम क्या था, फोकस। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पर। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ये बनेगी फोकस पर, फोकस पर। अब उसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा देखेंगे आप। लेंस में क्या होता है कि लेंस में यदि प्रतिबिंब और वस्तु लेंस के विपरीत तरफ है तो वो वास्तविक बनेगा। दर्पण का उल्टा है। लेंस में यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और जो वास्तविक है वो क्या बताए थे, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जो आभासी होता है वो सीधा होता है। वास्तविक उल्टा। और क्या है, वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब एक पॉइंट पे बना है तो इसको क्या बोलेंगे, बिंदु मात्र। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा। मतलब वस्तु की तुलना में ये क्या होगा, बहुत बहुत छोटा। अर्थात जब वस्तु कहाँ पे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा। दूसरा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। आप देखिए दूसरा कंडीशन कहाँ पे रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आइए जरा देखते हैं। तो ये हो गया आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो कैसा बनेगा, मान लो ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पे O, ये हो गया F1, ये हो गया C1 और यहाँ पे अनंत, वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से कितने रे लेंगे, तो बताए थे हम लोग कि 2 रे लेंगे। एक रे जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर और ये टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो ये हो गया F, वैसे इसको F2 बोलते हैं, इधर C2। और दूसरा प्रकाश कहाँ से लेंगे, तो दूसरा लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये जिस रास्ते पे जाएगा उसी पे क्या होगा, जाता रह जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों इस पॉइंट पे F2 और C2 के बीच, F2 और C2 के बीच कट किया। इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। ठीक है, अगर इसका नाम हम लोग AB देते हैं तो इसका नाम क्या देंगे, A' B'। ओके, ये वस्तु अगर AB है तो प्रतिबिंब कौन हो गया, A' B'। अब जरा देखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, स्थिति है C2 F2 के बीच। C2 मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और उसका प्रकृति कैसा होगा, उसका प्रकृति है, देखेंगे क्या बोले कि यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों लेंस के विपरीत तरफ हों तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। जी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये बनेगा वास्तविक। और क्या बताए थे, जो वास्तविक है वो उल्टा। देखिए ना, एक प्रधान अक्ष के ऊपर, वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर लेकिन प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उल्टा। और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये था दूसरा कंडीशन। नेक्स्ट तीसरा कहाँ रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब कैसा बनेगा। तो अगला कंडीशन है तीसरा, जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, चलिए लेते हैं, ये आपका उत्तल लेंस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 है और ये C1 है, यहाँ F2 है, यहाँ C2 है। चलिए देखते हैं, तो वस्तु कहाँ पे है आज, वक्रता केंद्र पर। देखिए रख दिए, कितने रे लेंगे, 2 रे लेंगे। ये पहला वाला ये कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से। दूसरा कहाँ से लेंगे, दूसरा लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये इस यहाँ पे मिल गया। देखेंगे जब वस्तु को C1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब C2 पर, मतलब यदि वस्तु को पहले वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरे वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। इसका प्रकृति कैसा होगा, इसका प्रकृति होगा वास्तविक। देखिए ना क्या बताए थे, फिर बताते हैं, हमेशा हम इस चीज को रिपीट करेंगे कि यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों लेंस के, दर्पण का उल्टा है, दर्पण में अगर एक तरफ तो वास्तविक, अपोजिट तरफ तो आभासी, लेकिन लेंस में उसका उल्टा है, यदि विपरीत तरफ है तो वो वास्तविक, अगर एक ही तरफ है तो आभासी। तो वास्तविक क्या बताए थे, जो वास्तविक है वो उल्टा है। और यहाँ देखिए, इस त्रिभुज को देखिए और इसको देखिए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख है, तो बराबर वाले कोण के सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर। इसीलिए वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। चौथा कंडीशन कहाँ रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, ओके। देखेंगे तब क्या होगा, तो जब अब वस्तु कहाँ रखना है, वह C1 और F1 के बीच, ओके, तो उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जरा ये देखते हैं, तो आपने क्या बोला, ये कोई लेंस है, ये वक्रता, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पे मान लो F1, यहाँ पे C1, यहाँ पे F2, यहाँ पे C2, ऐसा कुछ बनेगा। तो हम लोग क्या देखें कि जब वस्तु यहाँ पे वस्तु कहाँ पे है, C2, C1 और F1 के बीच, तो 2 रे लेंगे, ये पास करे कहाँ से, ये कर गया पास फोकस से, और दूसरा कहाँ से लेंगे आप, इस प्रकार से। तो ये दोनों जो है जाके मिलेगा इस पॉइंट पे, ये है आपका C2 और ये है अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनेगा C2 वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वहां देखेंगे फिगर में, इसका मतलब स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा C2 तथा अनंत के बीच। कैसा बनेगा, प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति होगा वास्तविक, जो वास्तविक है वो उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये था चौथा कंडीशन। पांचवा में कहाँ रखेंगे आप, पांचवा में रहेगा फोकस पर। तो अगला कंडीशन होगा जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर हो। तो जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर हो। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जब वस्तु फोकस पर हो, पांचवा कंडीशन होगा जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, ओके। तो जब वस्तु फोकस पर होगा तब कैसे बनेगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पे F1, तो वस्तु यहाँ मान लेते हैं C1। तो आज वस्तु यहाँ रखा हुआ है, क्या बताए थे, 2 रे लेंगे, एक प्रधान अक्ष के समांतर, ये दूसरे फोकस से पास कर जाएगा ऐसे, इसका नाम क्या देते हैं आप, F2। दूसरा कहाँ से पास करेगा, दूसरा पास करेगा प्रकाशीय केंद्र से, और ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समांतर। हम लोग बताए थे कि जब 2 रे आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाता है तो वो कहाँ जाके मिलती है, वो जाके मिलती है अनंत पर। इसका मतलब प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पे होगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर। और इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा देखेंगे। आज वस्तु दाएं बाएं तरफ और प्रतिबिंब किधर बनने वाला है, दाएं तरफ। तो लेंस के विपरीत है, अगर लेंस के विपरीत होगा तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। और बताए थे ये हो गया वास्तविक, जो वास्तविक है वो उल्टा है, और ये अनंत पे जाके मिलेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। यदि प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसीलिए इसका मतलब हो गया वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा,
वस्तु से बहुत बड़ा। ये था पांचवा कंडीशन। छठा में वस्तु कहाँ पे रखिएगा? छठा में वस्तु होगा जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। छठा कंडीशन देखेंगे आप अच्छे से। क्या बोले छठा कंडीशन? जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। क्या बोले हम लोग? जब वस्तु कहाँ पे हो? वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए जरा इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग। आज ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। तो आज ये प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे फोकस, आज इस बीच में वस्तु है। तो कितना रे लेंगे? 2 रे लेंगे। एक तो इस प्रकार से समांतर जाएगा और ये पास कहाँ से करेगा? तो पास करेगा ये दूसरे फोकस से, कर गया। दूसरा कहाँ से लेंगे? दूसरा लेंगे कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से। दोनों इस प्रकार से क्या होगा? फैल जाएगा। यहाँ देखेंगे ये जो वस्तु है, उस वस्तु से जब प्रकाश निकली है तो दोनों आगे जाकर के फैल गया। अगर 2 रे एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा तो वो कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। क्या बोले? यदि 2 रे आपस में एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा तो वो कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये दोनों आपस में कहीं मिलेगा नहीं। अगर ये दोनों आपस में कहीं मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पीछे कहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको पीछे बढ़ाएं, जरा हम लोग इसको रेड पेन से पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाएं तो इधर कहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा। इधर यहाँ ये हो गया आपका प्रतिबिंब। इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के तरफ। प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा? ये बनेगा वस्तु के तरफ। प्रतिबिंब किधर बनेगा? वस्तु के तरफ। अब देखिए, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों लेंस के एक ही तरफ है, तो उसको क्या कहते हैं आप? प्रकृति। क्या बोलते हैं? वास्तविक की आभासी। तो आपने बोला था कि अगर लेंस में यदि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही तरफ हो, यदि लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही तरफ हो तो उसको बोलते हैं आभासी। और हम लोग पढ़े हैं कि जो आभासी होगा वो कैसा होगा? सीधा। आप जरा देखिए, वस्तु ये ब्लैक वाला है और ये प्रतिबिंब रेड वाला है। ब्लैक वाला लाइन छोटा है और रेड वाला लाइन बड़ा है। इसका मतलब है कि वस्तु जो है वो छोटा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। तो ये था उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति 6 जगह। ठीक, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति। कितने जगह? मात्र 2 जगह। मात्र 2 जगह। दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आइए जरा देखते हैं। तो अब कहानी है अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति। देखिए, इसमें 2 जगह। एक, जब वस्तु कहाँ पे हो? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो। ओके। दूसरा कहाँ पे होगा? जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा है जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। देखेंगे दर्पण, ये लेंस कैसा है? अवतल। ये लेंस कैसा हो गया? अवतल। ये उसका प्रधान अक्ष है। यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, वस्तु कहाँ पे है? अनंत पर। तो यहाँ से प्रकाश कैसे जाएगा? समांतर। प्रकाश कैसे जाएगा? समांतर। ओके। समांतर होने क्या बताए थे कि अवतल लेंस जो है वो किरणों को छितरा देता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा? किरणों को छितरा दिया, ये भी छितरा दिया और ये भी छितरा दिया। तो अगर किरण छितर गया तो आगे तो कहीं मिलेगा नहीं। तो हम लोग पढ़े थे बचपन में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जब आगे कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पीछे कहीं से आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिला, इसको भी पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मिला, और इसी का नाम क्या होता था? फोकस। इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। उसका प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति देखिए,
सर आज वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही तरफ है, तो आभासी की वास्तविक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी। और बताए थे जो आभासी होता है वो सीधा होता है, और ये वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा। कब? जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ओके, नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। आइए सर, वस्तु आज हमारे पास है अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, ये है उसका कौन चीज़ है, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, अनंत यहाँ पे है। वस्तु कहाँ पे है, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, मान लेते ए बी वस्तु है। अब यहाँ से कितना रे लीजिएगा आप, यहाँ से 2 रे लीजिएगा, एक ऐसे जाएगा और ये जाने के बाद ऐसे फैल जाएगा। दूसरा कहाँ से लेते हैं आप, तो ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, पीछे बढ़ा देंगे, ये हो गया फोकस। दूसरा कहाँ से जाएगा, तो आपने बोला दूसरा जाएगा सर प्रकाशीय केंद्र से, और ये जिस रास्ता पे जाएगा उसी पे चलता चला जाएगा। देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ कट किया है, तो दोनों एक दूसरे को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कट किया है, यहाँ पे कट किया है। इसका नाम हो गया ए डैश और बी डैश। इसका मतलब है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो होगा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। कहाँ बनेगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। और इसका प्रकृति कैसा होगा, देख लीजिए आप। आज वस्तु और प्रतिबिंब, देखिए ना, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, दोनों लेंस के एक ही तरफ है, तो उसको क्या बोलते हैं, आभासी। तो आज प्रतिबिंब कैसा बन गया, प्रतिबिंब हो गया आभासी, और जो आभासी है वो कैसा है, वो सीधा। और देखेंगे जरा सा, देखिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है और ए बी वस्तु है, तो ए डैश बी डैश बड़ा है या ए बी बड़ा है, तो क्या लग रहा है देखने में, ए डैश बी डैश छोटा है और ए बी बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब छोटा है और वस्तु बड़ा है। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, और प्रकृति कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। इस प्रकार हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस में वस्तु का स्थिति कहाँ कहाँ होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा लेंस में, उसको हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस का सूत्र। अगला जो हेडिंग है अब ये है लेंस का सूत्र। देखेंगे आप, लेंस का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे पूछेगा जरा ये देखिए। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है, कि आपसे पूछेगा लेंस के सूत्र को साबित करें, साबित करें नंबर 1। या पूछ सकता है लेंस में यू भी एफ में संबंध स्थापित करें, दूसरा पूछने का ये तरीका। या आपसे पूछ सकता है कि लेंस में, या ऐसे पूछेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को साबित करें। ये 3 तरीका से। यहाँ पे जो हम लेंस का सूत्र लिखे इसमें ये क्लियर नहीं किए हैं कि वो अवतल लेंस में पूछना चाहता है कि उत्तल लेंस में। तो सबसे पहली बात, अगर ये नहीं पूछा है किस लेंस में, तो आपको अवतल में आता है तो अवतल में प्रूफ करिए, उत्तल में आता है तो उत्तल में प्रूफ करिए। ओके, तो सबसे पहली बात कि हम लोग अवतल में भी करेंगे और उत्तल में भी करेंगे। ओके, अवतल में भी करेंगे और उत्तल में भी करेंगे। अब जरा देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, तो इसका प्रूफ को हम लोग देखने के लिए चलते हैं। आइए, सबसे पहली बात, या तो इसको अवतल लेंस में लो या तो उत्तल लेंस में लो। तो मान लो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं उत्तल लेंस में। देखेंगे इसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये आपका F1 है, ये आपका C1 है और ये आपका अनंत है। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं F2, यहाँ पे हो गया C2 और यहाँ पे हो गया अनंत। ऐसा कुछ एक फिगर बनेगा। तो सबसे पहली बात कि मान लो कि ये वस्तु कहीं पे भी रखा हुआ है, तो इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। देखेंगे तो हम लोग क्या मान लिए कि मान लो वस्तु को आपने कहीं भी एक जगह वस्तु को रख दिया। एकदम अच्छे से समझना है। ए बी जो है ये आपका वस्तु है। ओके, ये ए बी क्या हो गया, ये ए बी आपका वस्तु हो गया। यहाँ से कितने रे निकलेंगे, 2 रे। तो एक रे जाएगा समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे गया,
और ये टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, तो ये पास करेगा फोकस से। ओके है। दूसरा कहाँ से पास करता है, तो दूसरा जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र से। ये देखिए प्रकाशीय केंद्र से जा रहा है, और ये प्रकाशीय केंद्र जब जाएगा तो इसी पाथ पे ये क्या करेगा, जाता रहेगा। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिला, तो ये बन गया आपका, इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ये आपका प्रतिबिंब है। अच्छे से देखेंगे, ये आपका प्रतिबिंब है। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि जरा u कौन है, v कौन है, ये जरा देख लेते हैं। तो u v कहाँ से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से। तो ये वस्तु है, ये वस्तु है आपका, तो इस दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे u। बोल दिए। ये प्रतिबिंब है, ये कौन सी आपका, ये आपका प्रतिबिंब है। तो इस दूरी को क्या बोलेंगे, तो ये हो गया आपका v। ओके, यहाँ देखिए ये आपका फोकस है ना, ये कौन चीज़ है, फोकस है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा f। ये क्या बन गया, f बन गया। और देखिए सर ये जो है आपका ये तो शायद ये कौन चीज़ है, ये आपका C2 है। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसको R बोलेंगे, जरूरत पड़ेगा तब। C2 से लेकर के O की दूरी क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। अब देखिए इसमें जरा सा इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिए हम M। ठीक है, इसको जरा इसे मिला देते हैं। एक बात आप गौर करिएगा कि इसमें जो है ये MO जो होगा, ये MO वो बराबर होगा AB का। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग 4 त्रिभुज में जाएंगे। पहले जाएंगे ABO में, फिर जाएंगे A डैश B डैश O में। 2 त्रिभुज हुआ, देखेंगे इस दोनों त्रिभुज में यहाँ हम लोग अच्छे से देखेंगे कि त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O, इस दोनों में ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख है, देखिए। ठीक है, और ये दोनों कोण समकोण है। तो क्या देखेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप। अगर 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा क्या होता है, उसका भुजा समानुपाती होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O में, इस दोनों में गए। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण A डैश, कोण A बराबर कोण A डैश किस आधार पर, तो ये है कि ये दोनों कैसा है, समकोण है। दूसरा कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण A डैश OB, A डैश OB डैश। ओके, ये दोनों कोण बराबर है। ये दोनों कोण किस आधार पे बराबर है, तो ये दोनों है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख है। तो इसका मतलब है कोण समरूपता से, कोण को क्या बोलते हैं, AA समरूपता से त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O। दोनों त्रिभुज क्या होगा, AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ये चिन्ह किसका बोले थे, समरूपता का। अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगा, समानुपाती। इसीलिए दोनों त्रिभुज की भुजा समानुपाती होंगी, समानुपाती होगी। कंप्लीट, दोनों त्रिभुज का भुजा क्या होगा, समानुपाती। आइए जरा लिखते हैं। अब दोनों त्रिभुज का भुजा समानुपाती, मान लो इस त्रिभुज का AOB का लंब लेंगे तो दूसरे का भी लंब लेंगे, तो क्या बनेगा, प्रश्न से AB बट्टा A डैश B डैश बराबर AB बट्टा A डैश B डैश बराबर। अब इसका दोनों का लंब ले लिए, अब दोनों का आधार लेंगे AO अब बट्टा A डैश O बराबर AO अब बट्टा A डैश O, समीकरण 1। ओके, सेम टू सेम अब 2 त्रिभुज और दिखाते हैं, दोनों समकोण हैं, MOF2 और A डैश B डैश F2। ये दोनों त्रिभुज में ये कोण शीर्षाभिमुख है और ये कोण समकोण है। ठीक है, पुनः त्रिभुज MOF2 समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2। ये दोनों त्रिभुज, फिर से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। किस आधार पर है, तो इतना हम लिखे नहीं हैं, हम सीधा लिख दिए दोनों समरूप है। किस आधार पर, ये दोनों कोण समकोण और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख। तो AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गया, समरूप हो गया। तो भुजा क्या होगा, समानुपाती। तो भुजा क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज का MO
इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश बराबर, दोनों का लंब ले लिया, अब दोनों का आधार लो, इस त्रिभुज का ओ एफ टू, तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे ए डैश एफ टू। अब देखिए आपको बताए थे एम ओ किसके बराबर, ए बी के बराबर, एम ओ बराबर कितना होगा ए बी। क्यों होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो अगर ये दोनों हमेशा बराबर होगी, अगर ये दोनों हमेशा बराबर होगी तो एम ओ के जगह पे ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। समीकरण 2। अब जरा 1 और 2 को देखिए, दोनों का LHS बराबर है, देखिए ना दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, तो दोनों में क्या है LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए AO बटा ए डैश ओ बराबर OF2 बटा ए डैश F2, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए, अब जरा सा इसी इक्वेशन को लेके आगे बढ़ना है। अब हम लोग को ये जानना है कि AO कितना होगा, OF2 कितना होगा, इसमें वैल्यू को रखना है। चलिए AO ढूंढते हैं। आपको याद होगा AO यहाँ पे है, और ये जो AO है वो प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ है। हम लोग बताए थे कि प्रकाशीय केंद्र के बाएं को ऋणात्मक लेंगे और दाएं को धनात्मक लेंगे। तो इसको U कहें कि माइनस U कहें, तो आप शायद मेरा साथ देंगे माइनस U कहने में। चलिए ए डैश ओ, यहाँ देखिए ए डैश और ओ, इस दूरी को आपने क्या कहा है, भी, ये किधर है, दाएं तरफ, तो भी की प्लस बी की माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस भी, और प्लस तो लिखा नहीं जाता। चलिए OF2 यही है, ये कितना होगा F। अब चलिए ए डैश F2 यही ना, ए डैश F2 है, तो ये हो जाएगा भी अब माइनस एफ, तो ये बन गया भी अब माइनस एफ। इसी को अगर कैलकुलेट हम लोग कर दें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फिगर को अब मिटाते हैं। अब इस फिगर को हम लोग मिटा देते हैं और इधर कैलकुलेट कर देंगे, सारा कुछ हाथ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास क्या है, माइनस यू बटा भी इक्वल टू एफ बटा भी माइनस एफ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, u माइनस यू गुना भी, तो क्या बना माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस u गुना f, तो यू एफ बराबर क्या हो गया भी एफ। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये एकदम सही है। तो मेरे पास हम इसको क्या सोचे कि एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि माइनस यू भी को उधर ले जाते हैं, भी एफ को इधर ले आते हैं, तो ये क्या बनेगा यू एफ को रोक लिए, इसको इधर लाते हैं, तो इधर प्लस में तो इधर बन जाएगा माइनस में, बराबर इधर यू भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये इक्वेशन बन गया। यही है लेंस का सूत्र। लेकिन इसमें कहानी क्या है गड़बड़ी कि एक टर्म में दो वेरिएबल है। देखिए ना, इस एक पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, 3 गो पद है। पहले पद में 2 लोग हैं, तो हम लोग सोचे कि 2 लोग ना रहने दें, 1 लोग रखने दें, इसीलिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर तो क्या बनेगा यू एफ बटा यू भी एफ माइनस भी एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ। ओके, तो यू एफ के साथ यू एफ कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाई भी एफ के साथ भी एफ कट गया, तो 1 बाई यू बराबर क्या हो गया 1 बाई एफ। और ये प्रूफ हुआ कौन, दर्पण का, ये दर्पण नहीं किसका है, ये लेंस का सूत्र। ये क्या बन गया लेंस का सूत्र। इस लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे, एफ बराबर आर बाई 2, ये भी तो पढ़े थे। तो इसी इक्वेशन को अगर कोई थोड़ा दर्दनाक तरीके से लिखे तो वो लिख सकता है 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, एफ के जगह पे आर बाई 2, तो वो क्या बन जाएगा 2 बाई आर। ये भी किसका सूत्र है, तो इसका भी क्या नाम है, इसका नाम है लेंस का सूत्र। इसका भी क्या नाम है, लेंस का सूत्र। तो अभी हम लोग किसको डिराइव किए, लेंस के सूत्र को। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे लेंस में आवर्धन। अगला जो हेडिंग होगा वो होगा लेंस में आवर्धन। अगला हेडिंग है हम लोग का लेंस में आवर्धन। हम उम्मीद करते हैं कि आप आनंद सर के हर लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, उसका नोट्स तैयार करते हैं और अपनी तैयारी को एक गजब का मुकाम देते हैं। और
सभी वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा उठा सकें। अगला हेडिंग है लेंस में आवर्धन। लेंस में आवर्धन, अगला हेडिंग है आपका लेंस में आवर्धन। मैग्निफिकेशन, सर आवर्धन एक बार और पढ़े थे, कहाँ? वो था दर्पण में, लेकिन ये आवर्धन कहाँ पे है? ये आवर्धन है आपका लेंस में। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं लेंस में आवर्धन क्या होता है। सर आवर्धन वही है, आवर्धन क्या है कि कोई भी आवर्धन जो है वो किसी भी लेंस का एक गुण है, जिस गुण के चलते वो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनाता है। ओके, तो फिर से एक बार, आवर्धन क्या है कि आवर्धन किसी भी लेंस का वैसा गुण है जिस गुण के कारण लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनाता है। इस पॉइंट को आप इसके नीचे में नोट कर देंगे। ओके, इसका मतलब आवर्धन बराबर हो गया, आवर्धन बराबर, आवर्धन किससे लिखा था? एम से। आपने कहा था प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, यही कहानी है। मतलब कि m बराबर हमारे हाथ में एक फार्मूला आएगा, m बराबर आएगा एच आई बटा एच नॉट। एच आई मतलब कौन है? प्रतिबिंब का ऊंचाई। एच नॉट मतलब कौन है? वस्तु की ऊंचाई। आई का मतलब बताए हुए दर्पण में, इमेज मतलब प्रतिबिंब। एच मतलब हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एच मतलब हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। इसी दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन। ओके, तो हम लोग क्या सोचे कि चलिए जरा से इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये मान लो कोई लेंस है, ये उत्तल लेंस है और वस्तु कोई यहाँ पे रखा हुआ है। ये ए बी क्या है? आपका वस्तु है। तो अगर इस वस्तु का इमेज बनाना है तो कितना रे लेंगे? तो आपने बोला था 2 रे लेंगे। तो यहाँ से एक रे इस प्रकार से गया, ओके, और ये टकराने के बाद इस तरीके से गुजर जाएगा। इसका नाम क्या था? फोकस। दूसरा कहाँ से पास करेगा? तो दूसरा पास करेगा आपका प्रकाशीय केंद्र से। ये मान लो यहाँ पे मिला, तो ये जब यहाँ पे मिला तो ये कौन सी बन गया? यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका वस्तु है और ये कौन चीज़ है? ये आपका प्रतिबिंब है। ओके, अब जरा देखिए, तो अगर ये वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप क्या बोलेंगे? भी बोलेंगे। ये वस्तु है तो इसी को आप एच नॉट बोलते हैं। ये प्रतिबिंब है तो इसको आप एच आई बोलते हैं। एच नॉट, ये जो वस्तु है वो प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसीलिए इसे किस साइन से लेंगे? प्लस। ये प्रधान अक्ष के नीचे, इसीलिए किस साइन से लेंगे? माइनस। तो अभी तो हम इसको मिटा देते हैं, बाद में इसको यूज करेंगे। ओके, अब देखिए आपके पास 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ए बी ओ और एक है ए डैश बी डैश ओ। दिस कोण बराबर दिस कोण और दिस कोण बराबर दिस कोण। कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा? तो लिखेंगे यहां ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। दोनों क्या है? समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगा? समानुपाती। इसीलिए भुजा समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। क्या बोले? इसीलिए भुजा क्या होगा? समानुपाती। चलिए जरा भुजा लिखते हैं, देखेंगे। अब इस त्रिभुज का अगर हम, अच्छा पहले इसी को लिख देते हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो भुजा ए डैश बी डैश, अब बट्टा में क्या लिखेंगे? ए बी। पहले प्रतिबिंब वाला लंब को लिख दिए क्योंकि ऊपर में प्रतिबिंब की ऊंचाई होती, इसीलिए, और कोई रूल नहीं है, बस एक सुविधा है। अब इसका आधार लेंगे तो इसका आधार क्या होगा? ए डैश ओ, उसका आधार क्या होगा? ए ओ। इसी में सब वैल्यू को पुट करिए। ए डैश बी डैश कितना है? माइनस एच आई। ए बी कितना है? प्लस एच नॉट बराबर ए डैश ओ कितना है? प्लस भी। अब देखेंगे ए ओ कितना है? ये प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ, इसलिए माइनस में, तो माइनस यू। दोनों तरफ माइनस कट जाएगा तो एच आई बटा एच नॉट बराबर हो गया भी बटा यू। ओके, देखिए ना, ई भी माइनस ई भी माइनस, दोनों कट जाएगा ना, तो क्या बचा? एच आई बटा एच नॉट बराबर भी बटा यू। इसीलिए आवर्धन बराबर, मतलब एम बराबर, फार्मूला है एच आई बटा एच नॉट, इसीलिए एम बराबर हो जाएगा भी बटा यू।
ये किसका आवर्धन है, लेंस का कि दर्पण का? सर ये है आपका लेंस का आवर्धन, ये है लेंस का आवर्धन। ये किसका आवर्धन है, लेंस का। और m बराबर माइनस भी बटा यू, ये किसका आवर्धन है, ये आवर्धन है। यहाँ पे देखते हैं ये आपका प्रूफ हो गया लेंस का, ये लेंस का आवर्धन। जरा सा कुछ स्टार देखिए, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये कौन है, ये है दर्पण का सूत्र। याद आया, याद आया। दूसरा स्टार 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये कौन है, ये है लेंस का सूत्र। याद आया, याद आ गया। अगला m बराबर माइनस भी बटा यू, ये किसका आवर्धन है, ये है दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन। चौथा m बराबर भी बटा यू, किसका आवर्धन है, ये है लेंस का आवर्धन। ठीक है। पांचवा f बराबर r/2, ये कौन सी है, ये है दर्पण की, ये लेंस में थोड़ी होता है, ये दर्पण में होता है कि दर्पण में फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, तो हम उम्मीद करेंगे कि आज के लेक्चर को यहाँ रोका जाए और लेक्चर 14 जो आएगा उसमें हम लोग लेंस को पूरी तरीक़ा से फिनिश कर चुके होंगे। ओके, तो लेक्चर 14 को इसमें लेंस के बारे में मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन है ये आज नेक्स्ट लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देखते होंगे और खूब मज़े से पढ़ते होंगे। इसके बाद चैप्टर शुरू होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। वो जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ साथ चले। मेरा भी ये मानना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ साथ चले तो बच्चों को सिलेबस चेंज कर करके पढ़ने में थोड़ा सा एक जागरूकता होगा, उसको एक अच्छा सा मन लगेगा। इसीलिए ओके, थैंक यू सो मच।